हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट में भी हमारा आज का टॉपिक जो है वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा में भी जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है, तो ये है आपका ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा ताकि याद रहे और दोबारा ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में या समझने में। देखते हैं, प्रकृति के समस्त कार्य जो होते हैं ऊर्जा से संचालित होते हैं। चाहे प्रकृति का हो चाहे मनुष्य का हो, सभी कार्य क्या होते हैं, बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों को हम बांटते हैं 2 भागों में। कौन कौन से वो भाग हैं देखते हैं। ऊर्जा संसाधन है हमारा दो पार्ट में हम इसको तोड़ रहे हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो लंबे टाइम तक हमारे साथ विद्यमान है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे सौर्य, जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन, जब तक वायु चलेगी तब तक हमें ऊर्जा मिल सकती है। जल, तो जल जब तक आपका समुद्र 1/3 पृथ्वी पे आपका पानी है तो हमेशा आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से आपके जो नवीकरणीय ऊर्जा हुआ है वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, मतलब जो नष्ट नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन से होते हैं? जो बहुत लंबे टाइम तक जिनका दोहन किया गया है, जैसे कोयला, ये टाइम के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा तो पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो, ये सारे जो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी आगे चल के, तो इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा, करोड़ों हजारों वर्षों के बाद अब मिलेगा। तो इस तरह से हम इसके नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। एक टाइम दोहन, अगर बहुत ज़्यादा दोहन किया जाए कोयला का तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम देख सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के कौन कौन से भाग हैं? नवीकरणीय ऊर्जा किससे किससे मिलकर बनती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि बायोगैस नहीं याद रहेगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा में, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये सभी भी नवीकरणीय में आते हैं। अनवीकरणीय में कौन से ऊर्जा आ रहे हैं? तो ये आपका कोयला है, पेट्रोलियम आधारित है, प्राकृतिक गैस है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि प्राकृतिक गैस को क्या समझेंगे? नवीकरणीय में आता है, जबकि प्राकृतिक गैस आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है जो समाप्त हो जाता है। परमाणु ऊर्जा भी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगा, सेल गैस भी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही पूछ लेता है कि कौन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। आगे देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण का कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इसका हम दोहन करते हैं, अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके उससे बिजली बना रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश खत्म थोड़ी ना हो जा रहा है, ना सूर्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि उसका प्रकाश ज़्यादा अवशोषित कर ले रहे हैं। तो इस वजह से ये किसी भी विपरीत प्रभाव नहीं देता है, ना ही प्रदूषण जनरेट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय, आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की बात इसमें की गई है। तो जो 17 आपके गोल हैं, 17 गोल में से जो 7वें नंबर का गोल है वो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है कि 7वां गोल आपका किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। 17 गोल कब तक प्राप्त करने हैं? तो ये 2030 तक आपको प्राप्त कर लेने हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि कौन सा ऐसा दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिसे हम सतत ऊर्जा दशक कह रहे हैं। तो ये आपका 2014 से लेके 24 तक का है। दशक हम 10 वर्ष के लिए कहते हैं। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो
ये जो होते हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं। उनका क्या बनता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी बनके तैयार होते हैं। इनका हम दोहन लगातार कर रहे हैं तो इससे इनके नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या कोयला मिल पाएगा, प्राकृतिक गैस मिल पाएगी। इसलिए हम नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आपका अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्त न हो, ज़रूरत पड़ने पे हम इसका भी प्रयोग कर सकें। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इसका ध्यान देखते हैं, एक बार अगर इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक बार हमने कोयला को जला लिया तो क्या ये दोबारा बन जाएगी? कोयला नहीं बन पाएगी ना, ये तो राख बन गया है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा का एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो इन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा संकट का नाम दिया जा रहा है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन तथा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो या तो संयोजन के द्वारा, संलयन के द्वारा मिलती है या तो विखंडन के द्वारा मिलती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। इम्पॉर्टेंट है। और परमाणु ऊर्जा के बारे में भी बताइएगा कि परमाणु ऊर्जा हम किससे प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि किस पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये आपका डी ऑप्शन है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा इत्यादि के कारण प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा क्या होती है आपकी, कभी न समाप्त होने वाली है, और दूसरा क्या है, ये प्रदूषण रहित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो आपका यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, ऊर्जा के इस टाइम पे प्रमुख स्रोत हैं, जबकि हम नवीकरणीय ऊर्जा धीरे धीरे अपना रहे हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है जीवाश्म ईंधन का, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका आंसर है आपका बी, सूर्य। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत जो है सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये आपका आंसर जल विद्युत ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत में क्या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो आपका जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जल से विद्युत बनाई जा रही है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा या दीर्घ एवं लघु जल विद्युत ऊर्जा है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, किसने लागू किया है,
सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल, तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब से कब तक है, तो 2014 से लेकर 2024 तक का जो है एक दशक मनाया गया है सतत ऊर्जा के लिए। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा ही ऊर्जा संकट कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा, बायोगैस आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा हमें किससे किससे प्राप्त होती है? तो सौर के द्वारा, मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है उसके द्वारा। पवन, जो अब आपकी वायु चलती है उसमें हम क्या बड़े बड़े टर्मिनल लगा के ऊर्जा पैदा करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा पनबिजली से बनाते हैं, तो पानी से बिजली बनाते हैं। बायोमास प्रयोग करके हम नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा आपका सबसे अच्छा स्रोत है इस टाइम पे, जो पर्यावरण प्रदूषण रहित होता है। 31 दिसंबर 2021 तक देश में सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास एवं, ये इम्पोर्टेंट है, बायोमास याद रखिएगा कि सौर, पवन, बायोमास एवं लघु पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुल स्थापित क्षमता आपका कितना है? 26.66% है। कुल स्थापित क्षमता में आपका इतने मेगावाट के बराबर है। ये अभी डाटा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपका नया डाटा आ गया है 2022-23 का। इस वाले बजट में 2023-24 के बजट में तो इससे भी बहुत अलग डाटा आया है, तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये आपका जल विद्युत है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक थी, तो किसकी ज़्यादा थी? तो ये आपका 2014 की बात कर रहा है, पवन शक्ति की बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थ, मिट्टी का तेल। तो ये आपका बायोमास जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली। बायोमास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भूल जाइए कि बायोमास जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में नहीं आता, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो अनवीकृत ऊर्जा कौन सा है आपका? पेट्रोलियम है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका तापीय ऊर्जा है। अगला चैप्टर है हमारा वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखते हैं। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है, जो जल्दी नष्ट नहीं होगा, जो मतलब नष्ट नहीं होगा। तो सूर्य आपका ऊर्जा का सबसे अच्छा और असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी एक अच्छा प्राकृतिक संसाधन है, जो कि सूर्य से विकिरण या सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो ये न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो सौर ऊर्जा किस जैविक मात्रा में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सूर्य से जो प्रकाश आता है और ऊष्मा, उससे क्या होता है कि जीवन
पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है वो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के कारण ही चल रहा है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो सौर ऊर्जा से जो है पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। पौधे अगर भोजन बनाते हैं तो उन पे जो आश्रित लोग वो जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि फोटोवोल्टेइक तकनीक जो है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग क्या हैं। सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग, तो इससे जो है जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जल का उष्मन होता है, तो जल अगर मतलब वाष्पीकरण के द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचती है, वहाँ पे आर्द्रता इकट्ठा करती है, फिर वहाँ से बारिश करके वापस जो है पृथ्वी पे जल के रूप में आ जाती है। तो सौर के कारण ही ऐसा हो रहा है। सोलर कुकर, तो सौर ऊर्जा से जो है सोलर कुकर और सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। सौर के द्वारा है इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन जो है आपके चल रहे हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक वाला, हवाई जहाज, इम्पल्सन, तो ये सारी चीज़ें हैं। सौर उपकरण है, सौर एक उपकरण भी है। सौर के जो हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम कृत्रिम उपग्रह बना रहे हैं, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, ये सारी चीज़ें। और सौर का उपयोग करके हम सौर चिकित्सा में भी इसमें सन थेरेपी दे रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जितने भी होते हैं उनसे प्रदूषण नहीं होता है, बहुत नाम मात्र का होता है, जिससे आपका प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जाता है सौर ऊर्जा का प्रयोग। तथापि वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए अभी इससे कुछ गांवों एवं छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह व्यय साध्य है। इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, देखते हैं। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत होता है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभ की विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए हम हर जगह सोलर पैनल के द्वारा जो है बिजली प्राप्त कर रहे हैं या बिजली बना रहे हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% जो है आपका सब्सिडी प्रदान करता है। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, उत्तर पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो है सौर संयंत्र जो लगा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी कितना प्रदान कर रहा है, तो 70% प्रदान कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो सौर्य है उसे हम क्या कह रहे हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ये जो है भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी सहायक क्षेत्र मौजूद हैं जो इसके विकास को संभाव्य बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जवाहरलाल
नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के तहत कितने मेगावाट की बिजली आपकी उत्पादित हुई है? तो ये गीगावाट है। 100 गीगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया था, लॉन्च किया गया है। तो सौर ऊर्जा में भारत जो है आगे आना चाहता है, इसलिए उसने जो है जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति के तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन लॉन्च किया था। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण, सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। तो ऊर्जा मंत्रालय क्या कर रही है? आपकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो आपके प्रकाश से सौर का प्रयोग करके कोई भी चीज़ अगर हम लगा रहे हैं, जैसे पानी गर्म करने की मशीन लगा रहे हैं, प्रकाश के उपकरण लगा रहे हैं, कुछ सौर कुकर लगा रहे हैं, तो इसमें जो है सरकार क्या कर रही है? 30% का अनुदान दे रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किनके बीच के देशों का सहयोग है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश आते हैं उनका एक समूह है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद तथा UN के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है स्थापना कब की गई थी? तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन चल रहा था, उसी में जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो ये आपके मोदी जी हैं। फ्रांस के उस टाइम के राष्ट्रपति कौन है? ओलांद हैं। और UN के मतलब यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन थे? बान की मून थे। इनकी उपस्थिति में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किया गया है। इसका सचिवालय कहाँ है? तो ये आपके सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2018 में। कहाँ पे हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इस गठबंधन का जो दूसरा शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। तीसरा आपका शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल हुआ था 2020 में। इसके अनुसार जो है सदस्य देशों ने वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 2030 तक 1000 बिलियन $, जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो इसके तहत जो है कितना डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो 1000 बिलियन $, जो है जुटाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक रखा है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि जो है आपका स्थित है। तो जो केरल का कोच्चि है
हवाई पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, वो विश्व का पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा पर संचालित हवाई अड्डा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप ने स्वीकृत किया है। तो यूनिप ने जो है स्वीकृति किया है कि हाँ, केरल जो है आपका हवाई पत्तन कोच्चि वाला, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए यहाँ पे 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने पैनल लगाए गए थे, बस ये इम्पोर्टेंट है आपका कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। इसकी स्वीकृति किसने की? तो ये आपका यूनिप ने किया था। वर्ष 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, आपका पहला यूटी है जो जिसने क्या किया 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित बन गया है। दीव 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूटी ने भी ऐसा कर लिया, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला बन गया है, पहला यूटी बन गया है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर है आपका बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहहार है? तो ये आपका सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरणीय अनुकूल है? तो ये है आपका सौर सेल। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये आपका सौर सेल है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। तो ये आपका सौर ऊर्जा में नहीं होती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो ये आपका सौर ऊर्जा है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ये आपका सौर शक्ति है या सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर है 9। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किया गया था। इसमें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश आते हैं वो शामिल है, ना कि सभी देश जो आते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र में। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका एशियाई विकास बैंक, ADB हम जिसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने 10 मार्च 2018 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का जो है मुख्यालय आपका गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की आपूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, कुछ गांवों और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो इसके आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 आपका सही है, चौथा आपका सही नहीं है। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी एक अच्छा प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य विकिरण या सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना, जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है, तो ये आपका कोच्चि में स्थित है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये आपका सूरत है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपका दीव है। 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दीव ने जो है 50 एकड़ भूमि से अधिक पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? बंगलुरु, इंदौर, जयपुर, दीव। ये आपका दीव है। अगला चैप्टर है हमारा बायोडीजल। आइए बायोडीजल के बारे में पढ़ते हैं। बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। तो बायोमास जो है आपका, बायोमास से ऊर्जा कैसे निकलती है? तो जैविक परमाणुओं के बीच जो बने रासायनिक बंधन होता है उसके टूटने से बनती है। ये रासायनिक बंध या बॉन्ड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। तो डायरेक्ट आपका सौर ऊर्जा बायोमास में नहीं पाई जाती है, ये इनडायरेक्ट रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा जो है आपका बायोडीजल की एक फसल है। तो इम्पॉर्टेंट है कि बायोडीजल किससे बनाया जाता है? तो ये जेट्रोफा से बनाया जाता है, याद रखिएगा। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। तो जेट्रोफा आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कितना प्रतिशत तेल होता है? तो 27 से 40% तक तेल पाया जाता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है कि डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए इसे बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। परंतु जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन की तुलना में जो है यह लागत प्रभावी नहीं होता है। आगे देखते हैं। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। तो जैव ईंधन किससे बनाया जा सकता है? जेट्रोफा से बनाया जा सकता है। करंज, महुआ, नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं कि करंज का प्रयोग, महुआ का प्रयोग, नीम का प्रयोग भी हम जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं। जैव ईंधन का प्रयोग हम जेट्रोफा से भी कर सकते हैं। तो जैव ईंधन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? करंज, महुआ, नीम, जेट्रोफा का प्रयोग कर सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।
इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में जो है पड़ सकती है। तो जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अगर इससे अच्छी कमाई होने लगी तो किसान जो खाद्य पदार्थ है उसको उपजाना ना बंद कर दे, जैसे गेहूँ चावल ये सब ना उपजाना बंद ना कर दे। फिर वो जैव ईंधन की ही खेती करता रहेगा, उसी से पैसा कमा रहा है। पता चला यहाँ खाद्य संकट बढ़ गया आपका। पोंगा मिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगा मिया पिनाटा जो है भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगा मिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है। तो पोंगा मिया पिनाटा में क्या होता है, लिपिड अंश होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी जो है बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। तो पोंगा मिया पिनाटा से भी बायोडीजल बन सकता है आपका। मक्का की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो मक्का की खेती जो है किसके लिए की जा सकती है, इथेनॉल के लिए की जा सकती है। मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है। जबकि जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती आपके बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो अगर इथेनॉल आपका बनाना है तो मक्का की खेती की जाए, अगर बायोडीजल बनाना है तो आपका जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती की जाए, जिससे आपका बायोडीजल बनेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण से रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण कहलाता है। तो ऊष्मा का रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस जो होता है बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण से रूपांतरित होकर क्या बनता है, बायोमास का गैसीकरण होता है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसे इसका प्रोसेस चल रहा है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात से है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नारियल का जो बाहरी आवरण होता है, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरे समझकर फेंक दिए जाते हैं। इन सबको जो है कचरा समझ के फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। तो आपका डीजल की जगह आपका इस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। बायोमास के विभिन्न स्रोत हैं। तो बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं, सीवेज है जो आपका गंदा मल होता है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, वन व लकड़ियाँ होती हैं, ये सभी आपके बायोमास के स्रोत ही हैं। कृषि व घरेलू अपशिष्ट भी बायोमास के स्रोत हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, नारियल का आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, ये सभी जो है आपके, इन सभी से बायोमास बनाई जा सकती है, बायोमास गैस। अब देखते हैं हम इस पर आधारित क्वेश्चन। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो ये आपका जेट्रोफा है जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है।
नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? जेट्रोफा, मक्का, पेंगोमिया, सूरजमुखी। तो ये आपका मक्का से जो है एथेनॉल बनाया जा सकता है, जबकि जेट्रोफा, पेंगोमिया और सूरजमुखी से क्या बन रहा है? तो ये आपका बायोडीजल बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीव भार या बायोमास गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय या सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जा सकता है। सही कथन पर चर्चा करना है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग कर जीव भार या बायोमास गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल एक है जो आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही नहीं है। आइए यहाँ से देखते हैं। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास का गैसीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन में बदला जा सकता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में बदला जा सकता है इसको। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस या कृत्रिम गैस कहते हैं, जो स्वयं एक ईंधन होती है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं। पेंगामिया पिनाटा के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिइक अम्ल पाया जाता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हरित ईंधन, इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।